हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुशील शुक्ला बायोलॉजी मेंटर रिलायंट लर्निंग सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का एक टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये जो न्यूट्रिशन है, इस न्यूट्रिशन के अंतर्गत वेरियस टाइप्स के जो न्यूट्रिएंट्स हम सभी लोग ले रहे हैं, एनिमल्स ले रहे हैं, प्लांट्स ले रहे हैं, या जितने भी ऑर्गेनिजम्स ले रहे हैं, वो इसलिए लेते हैं कि वो अपनी वेरियस टाइप की एक्टिविटीज को रेगुलेट कर सके और एनर्जी को गेन कर सके। क्योंकि एनर्जी होगी तभी वो वेरियस टाइप की एक्टिविटीज को रेगुलेट कर पाएंगे। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं और एनिमल्स भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, लेकिन ये दोनों प्रोसेस थोड़ा अलग है। प्लांट कैसे न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसकी अलग प्रोसेस है, एनिमल कैसे न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसकी अलग प्रोसेस है। तो हम लोग जरा देखते हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारे बॉडी में वेरियस टाइप की लाइफ प्रोसेसेस चल रही है, और वो बेटा लाइफ प्रोसेसेस जो चल रही है, तो आखिर वो क्या है? हमारी पहली ही वो लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन। इसके अलावा दूसरी लाइफ प्रोसेस है रिस्पायरेशन, तीसरी लाइफ प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन, और चौथी लाइफ प्रोसेस है एक्सक्रीशन। क्योंकि जब तक हम न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी, हम किसी वाइटल एक्टिविटीज को नहीं कर पाएंगे, तब तक ये आगे वाली भी जो आप ये लाइफ प्रोसेस देख रहे हैं वो रेगुलेट नहीं होंगी। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन देखें कि न्यूट्रिशन है क्या, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड न्यूट्रिएंट्स टू बिल्ड अप मोस्ट ऑफ देयर ऑन बॉडी मॉलिक्यूल्स एंड टू गेट एनर्जी फॉर डूइंग वर्क। इसका मतलब है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं फूड के रूप में। वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनको अपने कार्य करने के लिए, उनको अपने वेरियस टाइप की एक्टिविटीज को करने के लिए उनको एनर्जी की जरूरत होती है बेटा। और वो एनर्जी कहां से आएगी? वेरियस टाइप्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि बहुत सारे जो हम ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के रूप में ले रहे हैं। वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम ले लेते हैं, प्रोटीन्स के रूप में ले लेते हैं, लिपिड्स के रूप में ले लेते हैं, मिनरल्स के रूप में ले लेते हैं, और वाटर के रूप में लेते हैं। ऑर्गेनिक हमारा सब्सटेंस है बेटा। इसका मतलब अगर हम देखें तो न्यूट्रिएंट्स आर इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच द ऑर्गेनिजम्स obtained from their surroundings in order to synthesize their body constituents and use them as a source of energy। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस के रूप में है। ऑर्गेनिजम्स उसको लेते हैं वेरियस टाइप्स की एक्टिविटीज करने के लिए, और वो सिंथेसाइज करते हैं, अपने फूड को सिंथेसाइज कर रहे हैं पूरे सराउंडिंग से। वातावरण से जितनी भी चीजें हैं वो गेन कर रहे हैं, उसको सिंथेसाइज कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या है? वेरियस टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स हैं, वेरियस टाइप्स के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। तो बेटा हमें ये देखना पड़ेगा कि चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, न्यूट्रिशन सभी में होगी, और उस न्यूट्रिशन में वेरियस टाइप के न्यूट्रिएंट्स लेंगे तभी हम एनर्जी को गेन कर पाएंगे, तभी हम अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कर पाएंगे। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिशन हमारा 2 प्रोसेस में है। एक तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक का मतलब ये होता है सेल्फ नरिशमेंट। इसका मतलब है कि सेल्फ नरिशमेंट का मतलब यह होता है जो अपने फूड को प्रिपेयर कर ले, तुरंत स्वयं अपने को बना ले, अपने फूड को स्वयं बना ले,
उसको डिपेंड ना होना पड़े किसी अदर एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। तो आपको पता है वो क्या है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब ही बेटा होता है सेल्फ। दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसा न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक है जो अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर या कोई अदर ऑर्गेनिज्म से अगर हमें फूड मिलता है तो वो क्या है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हम लोग भी है, हम लोग भी क्या है? विषमपोषी है, हेटेरोट्रॉपिक है। हम लोग भी अपने फूड को लेने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स पे बेटा डिपेंड है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे, एनिमल्स नहीं होंगे तो हम लोग फूड कहां से बनाएंगे? हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो है नहीं कि अपने फूड को स्वयं सिंथेसाइज कर रहे हैं। हम लोग डिपेंड हैं। हमें फूड चाहिए तो हमारे पास प्लांट्स होने चाहिए, प्लांट्स हमें फूड देंगे। हमारे पास एनिमल्स होने चाहिए, एनिमल्स हमें फूड को प्रोवाइड करेगा। तो क्या है? ये न्यूट्रिशन की 2 स्टेप्स हैं। तो बेटा जरा अब हम देखें कि न्यूट्रिशन के जो 2 स्टेप्स है, तो सबसे पहले जरा देखते हैं कि आखिर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है क्या। क्योंकि हम आपको बता दें कि ये जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये बेटा ग्रीन प्लांट्स में होता है। स्टूडेंट्स इसको ध्यान रखिए कि जितने ग्रीन प्लांट्स हैं बेटा उसमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर पाया जाता है तो उसमें एक प्रोसेस होती है और वो प्रोसेस सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस का मतलब यह है कि हमने प्लांट्स को लगाया है, प्लांट्स में क्लोरोफिल है, पिगमेंट है और सनलाइट आ रही है प्लांट्स में। इसका मतलब है फोटो एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। और बेटा वो एक प्रोसेस होती है कि फोटो एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और उसको कहते क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रकाश फास्फेटीकरण कहते हैं। इसका मतलब है कि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हो क्या रहा है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल प्रोसेस है जिसमें इन्वायरमेंट की तो CO2 आप लेते हो। इन्वायरमेंट की क्या लेते हो? CO2। और सॉइल से क्या लेते हो? वाटर। सॉइल से क्या लेते हो? वाटर। और किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। लेकिन लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल है, पिगमेंट है। उस पिगमेंट के कारण लाइट की प्रेजेंस में, और वो पिगमेंट है, इसके कारण क्या है? अपने वो फूड को सिंथेसाइज कर रही है। और वो फूड क्या है? C6H12O6। इसका मतलब क्या है कि अगर 6CO2 को हम ले लें और 12H2O को लें तो क्या बन जाएगा? C6H12O6। ये तो बेटा ग्लूकोज हो गया। इसकी जो फाइनल रिएक्शन होती है वो यही होती है। किताबों में ऐसे बैलेंस नहीं है, किताबों में वाटर को रिलीज नहीं करके दिखा रहे हैं, लेकिन यहां पर ये फुल रिएक्शन जो हो रही है वो यही है। 6CO2 प्लस 12H2O लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बन गया। और क्या निकल गया? 6H2O प्लस 6O2। ये बेटा O2 रिलीज हो गई। प्लांट ने O2 को रिलीज कर दिया। इसका मतलब वही O2 जो रिलीज हुई है उस O2 को बाद में हम लोग लेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। इसका मतलब यह है कि फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है कि लाइट आ रही है। कैसी लाइट आ रही है? फोटोन के रूप में। क्लोरोफिल में वो एसिमुलेट हो गई, और क्लोरोफिल के रूप में एसिमुलेट हो गई तो इसका मतलब वो केमिकल एनर्जी के रूप में चेंज हो गई। और जब केमिकल एनर्जी चेंज हुई तो वो इलेक्ट्रॉन्स निकले। इलेक्ट्रॉन्स जब निकले तो क्या हुआ? बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स थे, उसकी फोटोलाइसिस हो गई, वाटर मॉलिक्यूल टूट गए
और टूटने के बाद क्या हुआ कि ग्लूकोज बन गया, एटीपी बन गई। ग्लूकोज किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में बन गया। इसका मतलब है कि अगर हम ये देखें स्टूडेंट्स, अगर हम ये देखें कि आपको, अगर हम एक डायग्राम में दिखाएं कि आप देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बनेगा C6H12O6 प्लस 6O2 रिलीज हो जाएगी और 6H2O भी बनेगा। ये बेटा फोटोसिंथेसिस की, डियर स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट रिएक्शन है, यही रिएक्शन मान्य है पूरी तरीके से। तो ये ध्यान रखें कि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ये कंप्लीट हुई। अब जरा हम लोग बात करेंगे कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। इसका एक डायग्राम देखते हैं कि साइट ऑफ, तो हम लोग ये देखें कि जो हमारी फोटोसिंथेसिस हो रही है, अगर उसको डिफिनेशन के रूप में देखें तो द प्रोसेसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी डिफाइंड एज द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। बेटा वही बात मैंने बताई अभी कि जो फोटो एनर्जी आ रही है वो केमिकल एनर्जी के रूप में चेंज हो रही है, और वो कहा जाती है, उसको कौन चेंज करा रहा है? इसका मतलब है प्लांट के अंदर जो ग्रीनिश पार्ट है, और वो उस ग्रीनिश पार्ट में क्या लगा हुआ है? क्लोरोफिल है बेटा, पिगमेंट है क्लोरोफिल। अब ये पिगमेंट जब क्लोरोफिल है तो अगर आप इसको और डिफाइन करें तो क्या है? दस फोटोसिंथेसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन नेचर फॉर प्रोवाइडिंग फूड सप्लाई to the biological world and purifying the atmospheric air by consuming carbon dioxide and evolving oxygen. The overall simple chemical equation of photosynthesis, वही मैंने जो कंप्लीट रिएक्शन अभी आपको बताई कि 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल और लाइट की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज बनता है C6H12O6 प्लस 6H2O बनेगा और O2 हमारी रिलीज हो जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं कि किस प्रकार की सनलाइट जा रही है, ये सब रेज है, इसकी लीव क्या कर रही है? एसिमुलेट उसको कर रही है। ये सब फोटो एनर्जी फोटोन के रूप में जा रहे हैं, बंचेस के रूप में जा रहे हैं, क्वांटा के रूप में जाते हैं, बंच बन बन के, और जाते हैं कहां पर? इस लीफ के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो सिक्के जैसी आकृति होती है जिसको थैलेक्वाइड बोलते हैं, उसमें वो एसिमुलेट होती है। तो हम देखें जरा कि वो सिक्के जैसी आकृति क्या है। आप देख रहे हैं कि ये हमने एक डायग्राम आपको दिखाया है कि ये लीफ है, इस लीफ का मैंने सेक्शन काट दिया TS, ट्रांसफर सेक्शन। अब लीव्स का अगर ट्रांसफर सेक्शन आप काटोगे तो आप देख रहे हो कि ये जो मीजोफिल टिश्यू है, इस मीजोफिल के अंदर आप देखिए जगह जगह क्लोरोप्लास्ट लगे हुए हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक ऑर्गेनेली, ये एक प्लास्टिड्स के अंतर्गत आने वाला ऑर्गेनेली है। प्लास्टिड्स तो बहुत सारे होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, और एक आपको पूरा ये क्लोरोप्लास्ट दिखाया गया है डबल मेम्ब्रेनस। तो जैसे ही वो फोटो एनर्जी हमारे इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आती है तो आप देख रहे हो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इधर थोड़ा सा मैं आपको दिखाएं, अगर ये ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये क्लोरोप्लास्ट है डबल मेम्ब्रेनस। तो इसमें जगह जगह बेटा लैमिलीज हैं, ये लैमिलीज है लंबी लंबी, और इस लैमिली के ऊपर ऐसे ये सिक्के के ढेर जैसी एक स्ट्रक्चर ऐसे लगा हुआ है। ये सिक्के के ढेर जैसा स्ट्रक्चर लगा हुआ है, और इस स्ट्रक्चर को बेटा बोलते हैं थैलेक्वाइड। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? थैलेक्वाइड। इसका मतलब फोटो एनर्जी जब क्लोरोप्लास्ट के अंदर गई बंच के रूप में, फोटोन के रूप में, और फोटोन क्वांटा के रूप में गया, और क्वांटा जब एसिमुलेट हुआ इस थैलेक्वाइड के अंदर, तो थैलेक्वाइड के अंदर थैलेक्वाइड ने उसको क्या किया? एसिमुलेट कर लिया। इसका मतलब है कि एसिमुलेट कर लिया तो क्या हुआ? ये अब जब एसिमुलेट हो गया है तो हमारी प्रोसेस शुरू हो गई, मैकेनिज्म शुरू हो गई, फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म शुरू हो गई। इसका मतलब है कि ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये क्लोरोप्लास्ट है, और इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक ग्रेनम होता है, एक स्ट्रोमा होता है। याद रखिए फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, इसकी जो मैकेनिज्म है
उस मैकेनिज्म में जो हमारा ग्रेनम है वहां भी रिएक्शंस होती है, जो स्ट्रोमा है वहां भी रिएक्शन होती है, लेकिन इसका जो ये पार्ट ग्रेना है, ग्रेना में हमेशा आप ये देख रहे हो कि ग्रेनम लगा हुआ है, ये ग्रेनम लगा हुआ है। ग्रेनम में जो रिएक्शन हो रही है वो लाइट रिएक्शन हो रही है, जबकि स्ट्रोमा में जो रिएक्शन हो रही है वो डार्क रिएक्शन हो रही है। तो ये तो बेटा मैंने साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाई। अब इसके बाद देखते हैं कि जरा अगले डायग्राम में कि कौन सी चीजें। अब तो बेटा अब हमें पता है कि जो फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल्स काम कर रहे हैं, और वो स्टूडेंट रॉ मटेरियल है क्या, मेन रॉ मटेरियल क्या है? मेन रॉ मटेरियल तो CO2 और वाटर है। ये CO2 और वाटर ये मेन रॉ मटेरियल है। अगर ये रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। आप देख रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, और वाटर इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस बिकॉज इट गेट्स ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि वाटर, प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की उपस्थिति में वाटर की क्या होगी? फोटोलाइसिस। हमने बताया कि जैसे ही इन्वायरमेंट से टेंपरेचर पड़ेगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो वाटर है, क्योंकि लीव्स ने पानी भी लिया हुआ है, तो वो वाटर जो अंदर है वो वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होने लगेंगे, वाटर टूटने लगेगा, और जब टूटने लगेगा तो उससे रिलीज होगी क्या? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। और वो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिलीज होंगे वो हमारे क्या होंगे? थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू जनरेट द एसिमुलेटरी पावर। और आपको पता है कि जैसे आपको पता है कि ये वाटर मॉलिक्यूल है, अब ये टूट रहा है, जैसे 2H2O। अब ये 2H2O है, ये टूटेगा तो किसमें? 4H+ में। ये 4H+ है ना, हाइड्रोजन प्रोटॉन में टूट जाएगा, और प्लस क्या है? O2 ये रिलीज होगी, प्लस क्या होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएंगे। इसका मतलब है कि जो रॉ मटेरियल है, ये जो प्रोसेस होती है वो कैसे हो रही है। एक मिनट थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं एक डायग्राम में कि कैसे ये प्रोसेस हो रही है। तो बेटा वो रॉ मटेरियल क्या है? CO2 और वाटर है। इसका मतलब है CO2 और वाटर। अब वाटर की फोटोलाइसिस हुई, और वाटर की फोटोलाइसिस हुई तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए और हाइड्रोजन प्रोटॉन्स बने। इसका मतलब है कि अगर हम ये देखें, इस प्रकार का ये क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है, और ये इस प्रकार क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल हैं। यहां से सनलाइट इसमें आ रही है, ये सनलाइट आई, आने के बाद इसमें जा रही है, ये सनलाइट इसमें आ रही है। रिएक्टर सेंटर है, ये क्लोरोप्लास्ट जो आप क्लोरोफिल मॉलिक्यूल देख रहे हैं, इस मॉलिक्यूल का ये रिएक्टर सेंटर है, रिएक्टर सेंटर। अब जैसे ही लाइट इसमें पड़ी रिएक्टर सेंटर में, तुरंत इसमें क्या हुआ? ये जो आप देख रहे हैं क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल पहले तो ग्राउंड स्टेज में थे, लेकिन जैसे ही इसमें लाइट पड़ी ये तुरंत एक्साइटेड स्टेज में हो गए, और इसने निकाल दिया 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या है? ये 4 इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, चूंकि हमने बताया फोटोफॉस्फोराइलेशन कि प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो रही है। इसका मतलब जो फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है वो 2 प्रोसेस से बेटा हो रहा है, एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक में भी 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और नॉन साइक्लिक में भी 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो वो 2 मिला के 4 इलेक्ट्रॉन टोटल यहां से निकले। अब वो इलेक्ट्रॉन जब निकले तो ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग मार्ग से होकर जाएगा, अलग अलग मार्ग से होकर जाएगा, और जैसे ही जाएगा तो तुरंत यहां से ADP इनऑर्गेनिक फास्फेट से क्रिया करेगा और ATP बना लेगा। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही अलग अलग रास्तों से जाएगा तो बहुत सारे कंपाउंड उसको लेंगे, फेरिडॉक्सिन लेगा, साइटोक्रोम लेगा, साइटोक्रोम F कॉम्प्लेक्स लेगा, वो अलग अलग रास्तों से जाएंगे। तो कहने मतलब क्या है कि ये ADP IP से क्रिया किया और इसने ATP बना लिया।
तो ये प्रोसेस क्या हुई कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन निकली है ऐसे निकलते हैं। इसका मतलब इसकी जो मेन प्रोसेस है वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की मेन प्रोसेस है। और बेटा याद रखना, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कभी फोटोलाइसिस नहीं होती, जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमेशा फोटोलाइसिस होती है, वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होते हैं। तो अगर हमने चूंकि लीफ का सेक्शन काटा था और आपने मीजोफिल देखा, उसमें क्लोरोप्लास्ट थे ऑर्गेनेल्स के रूप में, लेकिन उसी लीफ के अपर और लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा भी लगे हुए हैं। आप देख रहे हो, स्टोमेटा भी लगे हुए हैं। और स्टोमेटा का 2 काम होता है बेटा, एक तो गैसियस एक्सचेंज करना, गैसों का आदान प्रदान करना, दूसरा बेटा काम होता है एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को इवेपोरेट कर देना। अगर पानी ज्यादा है तो उसको वेपर्स के रूप में, वाष्प के रूप में वो ऊपर भेज देगा इन्वायरमेंट में। और वो प्रोसेस आप बोलते हो क्या है? उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन। आपने देखा है कभी कभी कि पानी को हमने गमले में खूब डाल दिया, लेकिन प्लांट को जितनी पानी की आवश्यकता है उसको तो ले लिया उसने, और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर बचा उसको इवेपोरेट कर दिया वेपर्स के फॉर्म में इन्वायरमेंट में। और ट्रांसपायरेशन की जो प्रोसेस है दिन में ज्यादा होती है, रात्र में बहुत कम। लेकिन जो गटेशन की प्रोसेस है वो रात्र में ज्यादा होती है। गटेशन का मतलब होता है कि बहुत सारे कुछ विशेष प्रकार के प्लांट होते हैं जैसे टमाटर होता है, अरवी होती है, नस्ट्रेसियम होता है, ओट होता है, आपका ये कैप्सिकम होता है, ग्रास होता है। ऐसे प्लांट की लीव्स में जो टिप होती है, जैसे मान लीजिए लीव्स है, ऐसे ये लीव्स है, तो उसके टिप से ड्रॉप के रूप में बूंद गिरता है। इसका मतलब ये क्या है? ये गटेशन की प्रोसेस है। आप मॉर्निंग वॉक करते हो ना, तो आप मॉर्निंग वॉक जब करते हो पार्क में जाइए जहां ग्रास लगी होती है, तो आप मॉर्निंग में देखते हो कि ग्रास की पत्ती के ऊपर बूंद ऐसे चिपकी होती है। वो बेटा ओस की बूंद नहीं है, कभी ना ध्यान रखना, ओस की बूंद नहीं है, वो गटेशन के द्वारा इवेपोरेट हुआ फ्लूइड है, वाटर है। तो क्या है कि ट्रांसपायरेशन की क्रिया स्टोमेटा के द्वारा हो रही है, और स्टोमेटा जब खुलते हैं तो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर निकल जाता है, और स्टोमेटा के जब पोर बंद होते हैं तो वो क्रिया रुक जाती है। इसका मतलब एक काम तो ट्रांसपायरेशन का हो गया, और दूसरा काम गैसियस एक्सचेंज का है, गैसों का आदान प्रदान भी है। इसलिए बेटा ये ट्रांसपायरेशन में जो ये प्रोसेस हमने बताई, ओपन स्टोमेटा और क्लोज स्टोमेटा, स्टूडेंट्स इस डायग्राम को भी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में क्लास 10th में एनसीईआरटी में 1 या 2 मार्क्स का आपका डायग्राम के रूप में पूछ दिया जाता है, स्टोमा या स्टोमेटा। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो आगे अब हम लोग देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। अब अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की, तो आपको बेटा पता है कि हमने बताया था कि अगर ये क्लोरोप्लास्ट है तो इस क्लोरोप्लास्ट में 2 जगह होती है, एक तो ग्रेनम और एक स्ट्रोमा। ग्रेना और स्ट्रोमा 2 पार्ट होते हैं इसमें, और आपको पता है कि लाइट रिएक्शन ग्रेनम में होती है, डार्क रिएक्शन क्या होती है? स्ट्रोमा में होती है। और जब लाइट रिएक्शन होती है तो आपको पता है कि वहीं पर फोटोलाइसिस फर्स्ट और फोटोलाइसिस सेकंड, ये 2 प्रोसेस होगी ग्रेनम में। एटीपी का निर्माण यहां भी होगा। और डार्क रिएक्शन जो हो रही है स्ट्रोमा में जो डार्क रिएक्शन चलती है, डार्क का मतलब होता है अंधकार अभिक्रिया। इसका प्रकाश के ऊपर ये ऐसी प्रोसेस है जो लाइट इंडिपेंडेंट है, प्रकाश के ऊपर निर्भर रहने वाली क्रिया नहीं है। प्रकाश हो या ना हो, ये डार्क रिएक्शन जरूर होगी स्ट्रोमा में। और जब स्ट्रोमा में होगी तो इसमें एक साइकिल बेटा चलती है जिसको बोलते हैं कैल्विन साइकिल। और कैल्विन साइकिल को चलाने वाला एक टेम्पोररी कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है RUBP। RUBP को बोलते हैं रिबलोज
1,5 बाइफॉस्फेट। ये अस्थायी कंपाउंड है, टेम्पोररी कंपाउंड है, केल्विन साइकिल को चलाने वाला कंपाउंड है RuBP, रिबलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। लेकिन यही RuBP आगे चलकर एक एंजाइम में बेटा कन्वर्ट हो जाता है। उस एंजाइम को हम बोलते हैं रूबिस्को, RuBISCO, रूबिस्को का बेटा फुल फॉर्म याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है, नहीं भी पूछ लिया जाए तो भी आप नॉलेज के लिए ध्यान रखिए कि रूबिस्को का फुल फॉर्म होता है रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। थोड़ा टिपिकल नेम है लेकिन आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। रूबिस्को ये अस्थायी यौगिक था, RuBP, रिबलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, और इसने एक एंजाइम में कन्वर्ट हुआ जब केल्विन साइकिल शुरू हुई। रूबिस्को, रिबलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। और जैसे ही केल्विन साइकिल कंप्लीट हुई तो आपको पता है कि केल्विन साइकिल कंप्लीट होने में जो टोटल एटीपी मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं? 18 एटीपी और 12 NADPH। 18 एटीपी और 12 NADPH। ये 18 एटीपी का लाभ होता है इन स्ट्रोमा में। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी कैरियर है, एनर्जी बैंक है, ऊर्जा का बैंक है। जो भी हमारा ग्लूकोज बनना है वो एटीपी के फॉर्म में ही बनेगा। तो लाइट रिएक्शन में भी क्रिया हो रही है और डार्क रिएक्शन में भी क्रिया हो रही है। ये लाइट के ऊपर डिपेंडेंट होने वाली क्रिया नहीं है, इसीलिए इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। तो अब क्या है कि मैकेनिज्म, दो विधि आपने देख ली। अब अगर हम ये देखें कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन से हैं, तो जनरली तो बेटा पिगमेंट्स बहुत सारे होते हैं। क्लोरोफिल भी होता है, कैरोटेनॉइड्स होते हैं, फाइकोएरिथ्रिन होता है, फाइकोबिलिन होता है, बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। लेकिन जो मोस्ट पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस में वो है बेटा क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, बहुत सारे पिगमेंट है। लेकिन इसमें जो क्लोरोफिल ए और बी है, इस दो क्लोरोफिल की भूमिका बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे तेज हो रही है। इन क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस बहुत ही तेज हो रही है। और उस क्लोरोफिल, अगर ए का हम केमिकल फार्मूला देखें तो क्या होगा? C55H72O5N4Mg, ये क्लोरोफिल ए का केमिकल फार्मूला है। इसी प्रकार क्लोरोफिल बी का भी देखें हम, C55H70O6N4Mg, ये क्या है? ये क्लोरोफिल बी का है। इसका मतलब क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का ये केमिकल फार्मूला है। क्लोरोफिल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसकी ये दो क्लोरोफिल सबसे ज्यादा हेल्पफुल है फोटोसिंथेसिस को कराने में। तो याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स क्या है बेटा? क्लोरोफिल है। अब आपको पता है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट कर रहे हैं, प्रभाव डालते हैं। जैसे लाइट, बहुत ज्यादा लाइट आ गई या बहुत कम लाइट हो गई, उससे भी फोटोसिंथेसिस इफेक्ट हो जाएगा। टेंपरेचर, बहुत टेंपरेचर बढ़ गया अगर, तो उससे भी फोटोसिंथेसिस क्या होगी? इफेक्टेड होगी। CO2 और वाटर, इसकी कंसंट्रेशन या इसकी क्वांटिटी कम या ज्यादा हुई, इसके कारण भी हमारी रेट ऑफ जो फोटोसिंथेसिस है वो अफेक्टेड हो जाएगी। तो बेटा हमने आज आपसे बात की कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ग्रीन प्लांट्स में हो रहा है और वो प्रोसेस थी फोटोसिंथेसिस, उसके बारे में हमने पूरा आपको डिस्कस किया।
अब हम लोग आते हैं हिटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि क्या है, आइए देखते हैं हिटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। हिटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो हिटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अभी हमने बताया कि ऐसा न्यूट्रिशन जो सेल्फ नहीं मिल रहा है, सेल्फ हम उसको नहीं बना पा रहे हैं, हम ले रहे हैं अदर ऑर्गेनिज्म से, हम दूसरे से प्राप्त कर रहे हैं, हम डिपेंड हैं दूसरों के ऊपर, क्योंकि विषम पोषी कहते हैं। विषम पोषी का मतलब है जो दूसरों के ऊपर आश्रित रहता हूं। तो हिटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 3 प्रोसेस है बेटा। अगर हम डिपेंड हैं ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो एक तो सैप्रोफाइट्स के रूप में ये न्यूट्रिशन होता है, एक पैरासाइट्स के रूप में होता है, और एक होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। सैप्रोफाइट्स को सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन भी कहते हैं, और ये बेटा ऐसा न्यूट्रिशन होता है जो मुख्य रूप से राइजोपस आपने देखा है जिसको ब्रेड मोल्ड कहते हैं, फंगस, फफूंद। तो ये जो फफूंद में क्रिया है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हिटोट्रॉपिक। वो बहुत सारे डेड और डिके ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर बैठकर अपने फूड को ले रहा है। इसका मतलब क्या है, वो सैप्रोफाइट्स है, वो मृतोपजीवी है, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों के ऊपर बैठ रहा है और अपना भोजन वो ले रहा है, इसलिए क्या है, वो सैप्रोफाइट्स है। और न्यूट्रिशन कैसा है, हिटोट्रॉपिक। तो पहला हुआ सैप्रोफाइट जो राइजोपस में है, जिसको ब्रेड मोल्ड कह रहे हैं। दूसरा होता है पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं, कुछ ऐसे पैरासाइट्स बेटा होते हैं जिसको एक्टोपैरासाइट कहते हैं, कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जिसको एंडोपैरासाइट करते हैं। एक्टोपैरासाइट हमारे सरफेस के आउटर सरफेस पर जो रहेगा, मान लीजिए हमारी स्किन है, स्किन के आउटर सरफेस पर अगर कोई इंफेक्शन अगर फैल रहा है या कोई डिसीज है तो वो एक्टोपैरासाइट के कारण है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पैरासाइट है जो एंडोपैरासाइट है, जो आंतरिक परजीवी है, हमारे ऑर्गन्स के अंदर रहते हैं और ऑर्गन्स के अंदर रहकर हमें डिसीज देते हैं और हम ही से वो भोजन लेते हैं। इसका मतलब क्या है, वो पैरासाइट। और इसका मेन एग्जांपल आप देखिए, टेप वर्म। टेप वर्म आप देख रहे हैं, फीताकृम जिसको बोलते हैं, टीनिया सोलियम। लीच आप जानते हैं, जोक। लीच या जोक को देखो तो किसी भी एनिमल के बॉडी से तब तक वो सक किया करता है, ब्लड को तब तक सक करता रहता है जब तक उसका पेट भर नहीं जाता, जब तक वो पूरा सक नहीं कर लेता ब्लड को, तब तक उसकी बॉडी को नहीं छोड़ता है। इसका मतलब वो एक्टोपैरासाइट है। तो अब कोई भी है पैरासाइट, अगर वो डिपेंड है दूसरों के ऊपर, तो बेटा वो डिसीज जरूर देगा, ये ध्यान रखना। बहुत सारे ऐसे पैरासाइट है जो हम लोग के ऊपर भी है, और हम लोग के अंदर एक पैरासाइट कास्ट होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अब एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, बाहर से बहुत सारा हम वेजिटेबल्स लाते हैं और उसको ठीक से वॉश नहीं करते हैं, या हम इधर उधर की चीजें बिना धुले खा लेते हैं, उसके कारण हो सकता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हमारे अंदर इंजेक्ट कर जाए। और जब इंजेक्ट करेगा तो हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन की वॉल को वो काट देगा, ब्लड कैपिलरीज को काट देगा, और जब ब्लड आने लगेगा तो ब्लड आने के साथ साथ क्या है, जब दस्त होगा, डिसेंट्री हो जाएगी, और उसको बोलते हैं अमीबिक डिसेंट्री, अमीबॉइसिस बोलते हैं। तो क्या है, बहुत खतरनाक ये रोग है पैरासाइट। तो क्या बताया, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण ये रोग हो रहा। क्यों? क्योंकि पैरासाइट वो भी है, वो कैसा मोनोजेनेटिक पैरासाइट है, जो केवल एक होस्ट के अंदर ही रहे, उसी को रोग फैलाए, वहीं पर अपना फूड ले, वहीं नष्ट हो जाए, तो उसको बोलते हैं मोनोजेनेटिक। और एक होता है डाइजेनेटिक पैरासाइट, जो आधा जीवन चक्र, आधी लाइफ स्पेन को एक एनिमल के ऊपर रहे और आधे लाइफ स्पेन दूसरे के ऊपर रहता है, तो उसको बोलते हैं डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट। तो इसकी बात मैंने की कि पैरासाइट न्यूट्रिशन। तीसरा होता है होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब है कि सॉलिड पार्ट, अगर हम सॉलिड पार्ट के रूप में न्यूट्रिशन ले रहे हैं, सॉलिड चीजें हमारे अंदर इंजेस्ट हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं होलोजोइक। जैसे मनुष्य में, मनुष्य क्या है, सॉलिड पार्ट्स को ले रहा है ना, या अमीबा में देख लीजिए, वो भी सॉलिड पार्ट्स को ले रहा है, फाइगोसाइटोसिस की क्रिया हो रही है।
तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉफ्स, अगर हम देखें तो इसके कुछ अदर मोड्स भी होते हैं। ये बेटा सैप्रोफाइट, पैरासाइट, होलोजोइक ये तो होता ही है, लेकिन इसके कुछ अदर मोड्स ऑफ भी न्यूट्रिशन होते हैं। जैसे एक होता है हर्बीवोर्स, एक होता है कार्निवोर्स, एक होता है ऑमनीवोर्स। हर्बीवोर्स जैसे आपने डियर देखा है, बफेलो देखा, काऊ देखा, रैबिट देखा, ये कैसे है? हर्बीवोर्स है, पेड़ पौधे की पत्ती, ग्रास वगैरह को खाते हैं, सेल्यूलोज उनको मिल रहा है, अब वो खा रहे हैं, हर्बीवोर्स है। शाकाहारी जिसको बोलते हैं। एक होता है कार्निवोर्स, कार्निवोर्स जो फ्लेश को खा रहे हैं, मांस को खा रहे हैं, तो वो बोलते हैं कार्य। जैसे वल्चर्स देख लीजिए आप, लॉयन देख लो, टाइगर देख लो, ये सब क्या है? कार्निवोर्स। ये ले रहे हैं फूड को मांस के रूप में। एक होता है ऑमनीवोर्स, ऑमनीवोर्स में आपने देखा ही है, जैसे आप कैट को देख लो, क्रो को देख लो, है ना, डॉग को देख लो, ह्यूमन को देख लो, वो सब क्या है? ऑमनीवोर, सर्वाहारी। वो हर्बीवोर्स भी ले रहा और कार्निवोर्स भी ले रहा, शाकाहारी भी चीजों को ले सकता है और मांसाहारी चीजों को ले सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं ऑमनीवोर्स। तो अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें बेटा, तो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ऑमनीवोर्स। और याद रखना जितने हर्बीवोर्स होते हैं उनके अंदर काइनाइन्स नहीं होता बेटा, उस काइनाइन के स्थान पर उनमें डायस्टमा पाया जाता है। लेकिन जो कार्निवोर्स होते हैं उनमें काइनाइन्स बहुत ज्यादा शार्प होता है, बहुत मजबूत होता है, क्योंकि वो काइनाइन्स क्या है? चीरने का काम करता है। काइनाइन्स एक टीथ है जो चीरने का काम करता है, फाड़ने का काम करता है। आप देखिए जितने भी मांसाहारी है, टाइगर, लॉयन को देख लीजिए, वो मांस को कैसे चीरता है? क्यों? क्योंकि उसके पॉइंटेड शार्पी काइनाइन्स हैं जो पूरे मांस को अंदर घुस के खींच लेते हैं। तो क्या है कि वो हार्ड, एक शार्पी पॉइंटेड टीथ है। तो कार्निवोर्स में ये चीजें होती हैं। तो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ऑमनीवोर्स, ये तीन मैंने अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात की। अब हम आपको अगर बताएं कि अगर न्यूट्रिशन इन अमीबा की बेटा बात कर रहे हैं कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है, तो स्टूडेंट्स इसकी 4 प्रोसेस है। एक है इंजेशन, एक है डाइजेशन, एक है एसिमिलेशन और एक है इजेशन। इंजेशन का मतलब होता है अंतःग्रहण। कोई भी चीज को मैंने खाया तो वो इंजेशन हुआ, वो हमारे अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया एंजाइम्स के रूप में, उसको डाइजेशन हमने कहा। हमारे अंदर बहुत सारी चीजें उसके अंदर से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन के रूप में एसिमिलेट हो गई, उसको मैंने कहा एसिमिलेशन। और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, जो डाइजेस्टेड नहीं हो पाया है, उसको हम फेसल मैटर के रूप में बाहर निकाल देते हैं, तो उसको बोलते हैं इजेशन। तो ये 4 विधियां हैं। और आप देखो अगर, तो जैसे आपने देखा ये अमीबा है, अमीबा का कोई शेप नहीं होता, ये इसका न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस। ये अब ये जो आप देख रहे हैं, ये इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, झूठा पैर है बेटा ये। कभी स्यूडोपोडिया अंदर हो जाते हैं, कभी निकल आते हैं, है ना। तो झूठा पैर है ये। अब ये क्या होगा कि जिस समय फूड को उसको कैप्चर करना है अमीबा को, तो क्या होगा? 2 स्यूडोपोडिया ऐसे एक दूसरे के पास में आएंगे। ये क्या है? दोनों सीडोपोडिया एक दूसरे के पास में आ गए और यहां फूड जो आप देख रहे हैं, ये फूड जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? फूड है हमारा, ये फूड। अब क्या है? धीरे धीरे क्या होगा कि ये सीडोपोडिया उस फूड को क्या करेंगे? ये देखिए फूड वैक्यूल बना लेंगे और इस फूड वैक्यूल में पूरा हमारा फूड अंदर की ओर चला जा रहा है, इंजेस्ट हो जा रहा है, इसका इंजेक्शन हो रहा है, आप देख रहे हो, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि
ये अमीबा है और ये फूड हमारा ऐसे जा रहा है फूड वैक्यूल के रूप में। ये क्या बन रही है? फूड वैक्यूल्स। अब ये अंदर एसिमिलेट हो गया। अब एसिमिलेट होने के बाद क्या है कि आप देखें पूरा हमारी पूरी अमीबा की जो बॉडी है इसमें पूरा फूड वैक्यूल आ गया और इसके अंदर पूरा हमारा फूड यहां ये हो गया। तो ये क्या है? ये हमारा फाइगोसाइटोसिस की क्रिया है। इसका आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से स्यूडोपोडिया काम कर रहे हैं। कैप्चरिंग ऑफ द फूड कैसे जा रहा है ये तो मैंने डायग्राम के रूप में समझाया। आप देखिए डिस्प्ले में भी आपको दिख रहा है कि ये दोनों सीडोपोडिया कैसे काम कर रहे हैं। कि देखिए दो सीडोपोडिया ऐसे आपस में पास पास आ गए और फूड पार्टिकल अंदर गया। अंदर जाने के बाद पूरा फूड वैक्यूल अंदर डेवलप हो जा रहा है और डेवलप होने में इसने एडजस्ट कर लिया अंदर की ओर, अंदर को एडजस्ट हो गया। इसका क्या हुआ कि ये सॉलिड पार्ट अंदर की ओर चला गया सेल के अंदर। तो उस प्रोसेस को हमने क्या कहा? फाइगोसाइटोसिस। दो प्रकार की प्रोसेस है, एक फाइगोसाइटोसिस, एक पिनोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग भी बोलते हैं और पिनोसाइटोसिस को सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं। तो जिस समय फूड पार्टिकल हमारा सॉलिड पार्ट के रूप में हमारे सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में आता है तो उसको बोलते हैं फाइगोसाइटोसिस। और जिस समय लिक्विड पार्ट के रूप में अगर कोई फूड हमारा आ रहा है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में तो उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। उसको सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं। तो क्या है कि ये प्रोसेस है कि अमीबा में कैसे ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है और ये फाइगोसाइटोसिस की एक प्रोसेस है। ये तो हमने अमीबा में बात की हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। अब इसके बाद एक न्यूट्रिशन आता है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। और आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग्स भी अदर एनिमल्स के समान दूसरों के ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर। तो इसका मतलब है उसमें भी हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, लेकिन उसकी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें स्टूडेंट्स एक प्रोसेस होती है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है उसको हम अपने अगले लेक्चर में, अगले सेशन में हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कैसे ये होता है, इसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।